जी, अब लास्ट क्लास के अंदर आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट थोड़ी सी रिकॉल करवाई थी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट कैसे बनती है, और आपका ने कहा था अगर सिलेबस के एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रहती है, नंबर वन। और नंबर टू, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड, जिसकी वजह से मुझे कराना पड़ा ताकि आपको आइडिया वो क्या चीज़ होती है और कहाँ कहाँ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने कहा था आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर ये भी पूछ चुका हुआ है कि अंडर या ओवर अप्लाइड कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं। एक आधी दफ़ा वो ये भी कह चुका है कि कोई सी दो जगहों पर एडजस्टमेंट करके दिखाओ कैसे करोगे, तो उस वजह से ये आप लोगों को आना चाहिए। तो आज आपका ने कहा था कि जो कॉस्ट की एंट्रीज वगैरह हैं वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों को ना मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे भी दूंगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के, ताकि एक दो क्वेश्चन जस्ट आप कर लें ताकि फॉर्मेट याद करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो उसमें डेटा वगैरह सारा दिया होगा, बस आप फॉर्मेट में लिखेंगे तो आंसर्स वगैरह आपके आते जाएंगे। आज से आपका ने कहा था हम लोग अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, यानी कल तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स कराई थी ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग का नो हाउ हो जाए और वो जो टर्म्स जगह जगह मैं यूज किया करूंगा उनका मतलब कम से कम समझ आ जाए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंट्रीज। एक्चुअली इसको मैं तीन पार्ट्स में कवर करूंगा। एक बेसिक एंट्रीज, एक फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, बेसिक एंट्रीज जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप किस तरह एंट्रीज पास किया करेंगे अब कॉस्ट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन में आते हैं उसमें और इसमें फर्क क्या है। बेसिक एंट्री का मतलब जब हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक ही जगह पे सिचुएटेड हो और आपके हेड ऑफिस के लिए फैक्ट्री के ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो। मतलब फर्ज करें इसी बिल्डिंग में आपका हेड ऑफिस है, इधर ही आप लोगों की फैक्ट्री है, तो हेड ऑफिस के लिए डेली बेस पे फैक्ट्री के हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पॉसिबल होगा। तो वहां पे ना हम लोग ये बेसिक एंट्रीज कर दिया करते हैं, मतलब एक ही जगह पे सारी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर, ये प्रॉब्लम तब आती है कि मसलन फर्ज करें आपका जो हेड ऑफिस है ये है लाहौर के अंदर, ठीक है, आपकी जो फैक्ट्री है फर्ज करें ये है मुल्तान के अंदर। तो क्या डेली बेस पे हेड ऑफिस के लिए इसका रिकॉर्ड रखना पॉसिबल होगा कि अभी कितने का मटेरियल इस्तेमाल हो गया, कितने का वापस आ गया, लेबर कितने की लगी, कौन सी लेबर छुट्टी पे थी? तो हेड ऑफिस के लिए सारा रिकॉर्ड रखना फिजिबल नहीं रहता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री को कह देते हैं कि यार जिन चीज़ों का ताल्लुक आपके साथ है ना उसकी रिकॉर्डिंग आप कर लेना, बाकी हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो अब आपके रिकॉर्ड्स दो पार्ट्स में एलोकेट हो जाते हैं। कुछ वो रिकॉर्ड जो आपके फैक्ट्री में बन रहे होंगे, इसको हम नाम दे देते हैं फैक्ट्री लेजर, और कुछ वो रिकॉर्ड होंगे जो आपके हेड ऑफिस में बन रहे होते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं जनरल लेजर। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये वाली एंट्रीज हमें करना पड़ती हैं, मतलब ट्रांजैक्शन को दो डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने कहा एंट्रीज कब की जाएंगी, जब हेड ऑफिस के लिए ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग फिजिबल हो। और अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए
तो फिर आप लोगों को रिकॉर्ड 2 पार्ट्स में एलोकेट कर दिए जाते हैं। तीसरा जो चीज मैं आपको यहां पे डिस्कस करूंगा वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। आप लोगों को याद होगा मैंने कॉस्टिंग के मेथड्स आपको बताए थे। आपको मैंने कहा था अगर आप लोग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाते हैं। मसलन फर्ज करें मेरा फर्नीचर का काम है, आप में से कोई एक बंदा आया, उसने मुझे ये कहा कि जी मैंने नया घर बनाया है, मुझे घर का फर्नीचर बना के दें। अब उसने अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी कि जी इस तरह का फर्नीचर हो, मैंने कहा जी बन जाएगा। आप में से एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई है, मुझे ऑफिस का फर्नीचर बना के दें। उसने अपनी स्पेसिफिकेशन दी, मैंने कहा जी बन जाएगा। क्या हर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन सेम है? क्या हर स्पेसिफिकेशन की सेम डिफरेंट होने की वजह से कॉस्ट सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? तो मजबूरन फिर मुझे क्या करना चाहिए? हर ऑर्डर का अलग अलग रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो आपको मैंने कहा था कॉस्टिंग का ऐसा मेथड जिसमें हर ऑर्डर का सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, उसे कहा जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो इंशाल्लाह हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एंट्रीज भी करेंगे, इसके लेजर अकाउंट्स भी देखेंगे, इसकी जो शीट्स बनती वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल चीजें हैं जो हमने इस टॉपिक में स्टार्ट से पढ़नी शुरू करनी। आज जो है इसकी बेसिक एंट्रीज ये मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, अगर ये आप लोगों को याद हो गई तो फिर ऑनवर्ड इनको याद रखने में कोई इतना इशू नहीं आना। वो फिर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा तो आराम से ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक एंट्रीज इसकी शुरू कर देंगे और आप लोगों ने ना पेज के 3 कॉलम बना लेने। ठीक है, यानी पहला कॉलम हम बना देंगे बेसिक एंट्री का, अगला कॉलम बना देंगे फैक्ट्री लेजर का, अगला बना लेंगे जनरल लेजर का। मेरे पास इधर जगह की कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन वो जो फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर है वो आपने ब्लैंक छोड़ देने। वो इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसकी एंट्रीज पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या, वैसे आप लोगों ने ना 3 कॉलम बना लेने हैं, बेसिक एंट्री का, फैक्ट्री लेजर का और जनरल लेजर। ठीक है, तो बेसिक एंट्रीज, फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक एंट्री वाला कॉलम फिल करेंगे, बाकी 2 को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अच्छा, मैं ना बिल्कुल स्क्रैच से एंट्रीज कराने लगा हूं ताकि आपके लेवल पे जितनी भी एंट्रीज हैं सारी कवर हो जाएं, ताकि बजाय इसके कि हर चैप्टर में 2-3 एंट्रियां हैं मैं फिर आपको वो कराऊं, तो हम एक ही दफा इसकी सारी एंट्रीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करने लगे हैं मटीरियल परचेस्ड। ठीक है, पहली एंट्री है मटीरियल परचेस्ड। मटीरियल आप लोगों के लिए एसेट होता है। जब चीजें खरीदेंगे तो एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसकी एंट्री बन जाती है मटीरियल डेबिट। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दी है तो बैंक लिख दें, और अगर उधार चीजें खरीदी हैं तो अकाउंट्स पेएबल लिख दें। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल मीन क्रेडिटर।
ठीक है, सो मटेरियल आप लोगों का एसेट था, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और बैंक या अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। नंबर सेकंड, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर कि कई दफा आप लोग मटेरियल वापस कर आते हैं, तो जब मटेरियल वापस किया तो आपके एसेट पे क्या फर्क पड़ा? तो एसेट को कम करने के लिए मटेरियल क्रेडिट। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने कैश पे चीजें खरीदी थी तो फिर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर उधार खरीदी थी तो फिर अब आप पैसे नहीं देंगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये इसकी एंट्री बन जाती है। नंबर थर्ड, मटीरियल issued for production। कि जब मटेरियल आप लोग प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे। अच्छा, अब आपको पता है जो मटेरियल इशू करते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट मटेरियल हो तो आप जो चीज बना रहे होते हैं ना, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल हो तो वो ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब हम चीज बना रहे होते हैं, मैंने आपको काउंटिंग साइकिल डिस्कस किया था ना, कि मटेरियल, लेबर, एफर्ट, इन तीनों को कहां ट्रांसफर करते हैं? वर्क इन प्रोसेस में, और फिर जो चीज कंप्लीट होती जाए वो फिनिश गुड्स में, और जो चीज बिकती जाए वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो अब वो आपका एक्चुअली साइकिल स्टार्ट होने लगा है। वर्क इन प्रोसेस आपका एसेट होता है। जब आप उसको बनाने पे कॉस्ट इनकर करते जाएंगे तो एसेट पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज। और एसेट इंक्रीज करना हो तो इसलिए आप लोग याद रखें, जब आप मटेरियल इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एफओएच कंट्रोल डेबिट विद द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस आपका एसेट है, इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट। एफओएच कंट्रोल एक्सपेंस था, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट। मटेरियल आपका एसेट था, जब इस्तेमाल हो गया तो कम करने के लिए क्रेडिट। तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी।
अब आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने इसके जो अगले दो कॉलम उनको भी ब्लैंक रहने दीजिएगा, मेरे पास स्पेस का इशू आ गया इसलिए मैंने रेस कर दी है। नाउ नंबर 4, मटीरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। मटीरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, कि आपकी फैक्ट्री से मटीरियल वापस आ जाए। मतलब आप लोगों ने जो मटीरियल इशू किया था, चाहे वो डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था, यूज नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, तो मटीरियल आपका एसेट था, दोबारा वापस आया तो इंक्रीज होगा, तो आप उसको डेबिट कर देंगे। अगर डायरेक्ट वाला मटेरियल वापस आया तो क्या फिर वो एसेट बनाने पे इस्तेमाल हुआ? तो वर्क इन प्रोसेस आप तो डेबिट कर चुके थे, अब कम करने के लिए क्रेडिट। और अगर इनडायरेक्ट वाला वापस आया तो एफओएच कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। तो मटेरियल की मेनली ये 4 एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। मटेरियल खरीदना, अगर वापस करना पड़ जाए, प्रोडक्शन के लिए इशू करना, अगर कभी वापस आ जाए, तो ये इसकी मेन 4 एंट्रीज थी। नेक्स्ट है पेरोल। पेरोल हम टर्म यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर के लिए। देखें, जो आप सेल्समैन को सैलरी दे रहे होते हैं, होती तो वो भी लेबर ही है। जो ऑफिसर को सैलरीज दे रहे होते हैं वो भी लेबर ही है। जो डायरेक्ट वर्कर के तौर पे काम फैक्ट्री में कर रहा है या इनडायरेक्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहा है वो भी लेबर ही है। तो उनके लिए हम टर्म यूज कर देते हैं पेरोल, ठीक है। तो अभी हम एंट्रीज करने जा रहे हैं पेरोल, लेबर की। अच्छा, अगर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे शेयर करूं तो आम तौर पे जो स्टूडेंट गलती करके आता है पेपर में, वो पेरोल की एंट्रीज में करके आता है। आप लोग देखेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी एंट्री आप आराम से कर लिया करेंगे, अक्सर आप पेरोल की एंट्री में फंस जाया करेंगे, या आंसर के साथ कंसल्ट करेंगे तो चलेगा पेरोल की एंट्री आपने गलत की हुई। उसकी वजह यह है कि इसकी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 एंट्रीज होनी होती हैं, ठीक है। यानी पेरोल की मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 एंट्रीज होनी होती हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 एंट्रीज यहां पे कराता हूं और इनको थोड़ा आपने प्रॉपरली मैनेज करना है, क्योंकि अक्सर गलती इन्हीं एंट्रीज में हुआ करेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल आपको मैंने कहा हम कलेक्टिवली टर्म यूज करते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ लेबर के लिए, और लेबर तो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। तो पेरोल डेबिट, अच्छा इसके नीचे ना आपने एक लाइन छोड़ देनी है, फिलहाल जरूरत नहीं है लेकिन फैक्टरियल जर्नलाइजर में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपने कॉलम साथ ही बनाए हुए इसलिए एक जगह इसके नीचे लाइन छोड़ दीजिएगा। अच्छा, फर्ज करें आप कहीं पे जॉब करने चले गए और उस बंदे ने आपको ये कहा कि यार आपकी ₹1,00,000 सैलरी होगी, तो क्या बाय द एंड ऑफ मंथ वो आपको ₹1,00,000 पकड़ा देगा? नहीं, उसमें से आपका एडवांस टैक्स कटेगा, आपका कोई पी फंड वगैरह का जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह वो कटेंगी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपको मिलनी है। जो इनकम टैक्स आपकी तनख्वाह से काटा एम्प्लॉयर ने, क्या वो उसकी इनकम थी? नहीं, वो उसकी लायबिलिटी है, उसने टैक्स अथॉरिटीज को जमा कराना है। जो प्रोविडेंट फंड का पैसा आप लोगों का काटा, क्या वो उसकी इनकम थी? नहीं, वो आपकी उसकी लायबिलिटी थी। जब आप लोग रिटायर होंगे आप लोगों को वापस करना है।
लाइबिलिटीज इंक्रीज हों तो क्या करते हैं? अच्छा, अब मैं यहां पे जो वर्ड लिखने लगा ना, मैं डिडक्शंस का वर्ड लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने जो क्वेश्चन में कहा होगा वो वर्ड लिखिएगा। इनकम टैक्स कहते हैं इनकम टैक्स लिखें, प्रोविडेंट फंड कहता है प्रोविडेंट फंड लिखें। ठीक है, मैंने एक जनरल टर्म अभी डिडक्शन लिख दी है। बाकी पैसे आप लोगों को देने होंगे तो हम उसको ना एक्रू कर दिया करते हैं, एक्रूड पेरोल। ठीक है, वो भी हमारी लायबिलिटी है, पे करनी है, इसलिए क्रेडिट। तो ये हमने पहली एंट्री की है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की। जी क्लियर है ये वाली सबको एंट्री? अच्छा, अब सेकेंड एंट्री, दैट इज पेमेंट। नॉर्मली देखने में ये आता है कि जनवरी की सैलरी इंप्लॉइज को आप कब देते हैं? फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर, फेब की मार्च में। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक्रू कर ली, जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन ये एंट्री होगी। एक्रूड पेरोल लाइबिलिटी थी, जब आप लोगों ने पेमेंट कर डाली तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट, और जब पेमेंट की तो आपके कैश या बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसको कम करने के लिए बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, distribution of payroll। जी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल देखें, अभी मैंने आपको कहा था कि जो डायरेक्ट वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को, सेलमैन को, ऑफिसर को, सारी पेरोल है। क्या इसको देख के पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्ट वर्कर की सैलरी कितनी थी, सेलमैन की कितनी थी? नहीं। और हर लेबर की अलग ट्रीटमेंट होनी होती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बाद में क्लासिफाई करते हैं इसमें, यार कितनी लेबर डायरेक्ट वर्कर की है, कितने इनडायरेक्ट की है, कितने ऑफिसर या सेल्समैन की है। तो उसके लिए फिर आपको ना ये एंट्री करना पड़ती है। डायरेक्ट कॉस्ट, आपको पता है हम प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते जाते हैं ना। तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल था, आपने वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया, तो अगर डायरेक्ट लेबर हो तो ये भी तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए। तो अब जब आप इसकी एंट्री करोगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर, देन FOH कंट्रोल डेबिट with the amount of indirect labor, selling expenses debit with the amount of salesmen salaries, and admin expenses debit with the amount of officers salaries। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस एसेट था, इंक्रीज हुआ डेबिट। बाकी FOH, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस बढ़े तो भी क्या होते हैं? डेबिट, इसलिए वो भी डेबिट। अच्छा, जब मैंने इधर पेरोल डेबिट किया था तो उसकी आपको ने लॉजिक क्या बताई थी, क्यों किया? कि एक्सपेंस है। अब मैंने एप्रोप्रिएट हेड फिर डेबिट कर दिए, तो एक एक्सपेंस 2 दफा डेबिट हो रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए पेरोल क्रेडिट। ठीक है, इसके नीचे आप लोग एक लाइन छोड़ दीजिएगा, बाद में जरूरत पड़ेगी। ये जो 3 एंट्रीज हैं पेरोल की, ये तो हर क्वेश्चन में ही हुआ करेंगी। ठीक है, आपका ने कहा था मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 एंट्रीज हुआ करेंगी। ये 3 एंट्रीज हर क्वेश्चन में हुआ करेंगी, रिकॉर्डिंग की, पेमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की।
अब आते हैं फोर्थ एंट्री पे, वो किस चीज की होगी? वो है जी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आप लोग टैक्स पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे, मैंने भी एक टर्म यूज की थी प्रोविडेंट फंड, उधर आपने पढ़ा होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रोविडेंट फंड का? एम्प्लॉय की तनख्वाह से पैसा काटा जाता है, सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूट करता है और वो पैसा हर महीने कहीं पे इन्वेस्ट होता रहता है। अब हर महीने वहां पे इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट होती जा रही होती है, आप इन्वेस्टमेंट भी करते जा रहे होते हैं। जब वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट एज पे पहुंचता है तो एक हैंडसम अमाउंट उसको रीपे कर दी जाती है। एम्प्लॉय की तनख्वाह से जो पैसा काटा वो मैं इधर रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो एम्प्लॉयर ने भी तो कंट्रीब्यूट करना है, तो ये अब उसकी एंट्री कर रहा हूं कि एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन करेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी। अच्छा देखें, एम्प्लॉय की तनख्वाह से मैंने पैसा काटा था, जब रिटायर होगा पैसा किसको मिलना है? एम्प्लॉय को ही मिलना है। एम्प्लॉयर ने जो अपने पास से पैसा डाला था वो किसको मिलना है? वो भी एम्प्लॉय को ही मिलना है। इसका मतलब एम्प्लॉयर के लिए तो एक्सपेंस ही है। अब अगर वो पैसा एम्प्लॉय को ही मिलना है तो एक लॉजिकली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर को क्या जरूरत है कंट्रीब्यूशन करने की? क्या फायदा होता है उसको करने का, या क्यों करता है वो? हाँ, लेबर लॉज की वजह से उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। मसलन देखिए ना, अगर उसने अपनी तनख्वाह से पैसे काटे हैं तो कल को मिल भी तो उसी को ही जाने, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी उसी को मिल जाने, तो इसको तो फायदा कोई नहीं कंट्रीब्यूट करने का। लेकिन मसला क्या है कि लेबर लॉज की वजह से हमें करना पड़ता है। आगे इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे तो आप देखेंगे एक सेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके हो जाएं तो आपको ये स्कीम इंट्रोड्यूस कराना जरूरी हो जाती है। अब मजबूरन मैं कंट्रीब्यूशन जरूर कर रहा हूं बट मुझे इसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ इसलिए करना पड़ती है कि जी लॉ की वजह से हमें इंप्लीमेंटेशन उसकी करनी पड़ती, नहीं करूंगा तो फाइन्स एंड पेनल्टीज पड़ जाएंगी। यही वजह है कि कई कंपनीज क्या करती हैं, कई कई साल से वर्कर आपको सर्व कर रहा होता है, तो जब आप स्टेटस के अंदर उसका देखेंगे ना एम्प्लॉय का लिखा होगा टेम्परेरी लेबर। अब मतलब एक बंदा 15 साल से आपका जॉब कर रहा है, आप कह रहे हैं टेम्परेरी वर्कर है, ऐसे क्यों कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, ये जो कंट्रीब्यूशन वगैरह देनी होती है ना आप लोगों ने, ये अपने परमानेंट एम्प्लॉय के लिए करना होती। अब मैं उसको परमानेंट डिक्लेयर कर दूं तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ जाएंगे, तो हम लोग कर क्या देते हैं, उसको रिकॉर्ड में टेम्परेरी शो कराते हैं ताकि उसके लिए कंट्रीब्यूशन ना मुझे करना पड़े। तो बताने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को डायरेक्टली इसका फायदा कोई नहीं, मजबूरी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब चाहे वो बंदा डायरेक्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहा है, इनडायरेक्ट के तौर पे सेलमैन या ऑफिसर, कंट्रीब्यूशन सबके लिए करनी पड़ती है। तो अब हम लोग एंट्री पास करने जा रहे हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, इन चारों के लिए कंट्रीब्यूशन करनी। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो उसी काम की वजह से इनकर हो रही है और अगर वो काम ना करो तो नहीं होगी। ये जो डायरेक्ट वर्कर है, अगर इसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन ना भी करता तो काम तो उसने कर देना था, लेकिन इसे मुझे कंट्रीब्यूशन क्यों करना पड़ रही है? लॉ की वजह से कि ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि आप जितनी भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट वर्कर के लिए करें चाहे इनडायरेक्ट वर्कर के लिए करें, कंपनी की वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसको चार्ज करते हैं? ओवरहेड्स को। तो बताने का मतलब ये था कि जब इसकी एंट्री करेंगे ना तो FOH कंट्रोल डेबिट with the amount of contribution for direct and indirect worker, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करनी इन चारों के लिए, लेकिन डायरेक्ट वर्कर की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट वर्कर की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट FOH में आती है।
हाँ, सेल्समैन के लिए जो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँगा वो मेरा सेलिंग एक्सपेंस शो होगा, और ऑफिसर्स के लिए जो कर रहा हूँगा वो एडमिन एक्सपेंस शो हो जाएगा। और क्रेडिट कर देंगे जो भी उसने नाम दिया हो, पी फंड कहता है पी फंड लिख दें, ग्रेचुटी कहता है ग्रेचुटी लिख दें, जो भी उसने कोई नाम दिया वो क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी थी ना, इंक्रीज हुई तो मैंने क्रेडिट कर दी। ये वाली एंट्री सिर्फ आप उस वक्त पास किया करोगे जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो। ठीक है, आप लोग देखेंगे जब मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें वो कहेगा ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है मैं ये एंट्री डलवा दूंगा, जिसमें वो साइलेंट होगा मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा, बाकी 3 कर दिया करूंगा, तो वो 3 हर क्वेश्चन में होनी है, ये सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन होनी है। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा कि ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट वर्कर के लिए हो चाहे इनडायरेक्ट वर्कर के लिए। तो डायरेक्ट वर्कर भी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, इनडायरेक्ट वर्कर भी फैक्ट्री में कर रहा होता है, तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट बन रही है ये एक्चुअली इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफओएच का पार्ट होती है। हालांकि है ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन आपको पता है सेल्समैन का एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनते। तो सेल्समैन के लिए सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिसर के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी एडमिन एक्सपेंस में आती है। तो इस तरह आप इसकी एंट्री किया करेंगे। तो ये जो आपको मैंने कहा लेबर की एंट्रीज हैं, अक्सर आप लोग इन्हीं में गलती करते हैं, बाकी आप लोग आराम से एंट्रीज पास कर जाया करते हैं। यही वजह है कि इसका क्वेश्चन पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता। आपको मैंने कॉस्टिंग मेथड में कहा था ना, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है, उसके अलावा एक जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का चैप्टर आपको मैंने कहा था, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर बहुत ज्यादा पूछे कौन सा आता है तो प्रोसेस का आता है, सेकंड नंबर पे आप लोग का जॉइंट एंड बाय का आता है, थर्ड नंबर पे ये आता है। मतलब कोई 5-6 अटेम्प्ट के बाद एक दफा इसका क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोसेस का हर दूसरी अटेम्प्ट में ही आ जाता है। तो ये उस वजह से ना थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेन प्रॉब्लम लेबर की एंट्रीज में ही पड़ती हैं। इसलिए एग्जामिनर ने एक आधी दफा इस तरह भी किया है, उसने कहा खाली लेबर की एंट्री ही कर दो, तो वो खाली इसी को उसने चेक कर लिया कि ये करनी आती कि नहीं आती। तो बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीजें कवर होती जाएंगी। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे 3, मटेरियल की एंट्रीज हो गई, लेबर की भी हो गई, अब क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो नंबर 6 एफओएच अप्लाइड टू प्रोडक्शन। FOH applied to production. जी कंट्रोल होता है, इसमें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। हाँ जी, आपको ने कहा कि ये डायरेक्ट वर्कर के लिए जो कंट्रीब्यूशन की है ना ये वो है, और ये जो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है ना, अगर ये मैं प्रोडक्ट यानी कंट्रीब्यूशन ना भी करता तो प्रोडक्ट बन जानी थी। ठीक है, ये सिर्फ हमें मजबूरी में करना पड़ रही है, तो इसलिए हम कहते हैं ये भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मतलब इसके लिए कंट्रीब्यूशन करें या इसके लिए करें, दोनों इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। इवन ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, लेकिन क्योंकि सेलिंग एडमिन एक्सपेंस अपने नाम से आते हैं, वो अपने नाम से आ गए। ये जो इनडायरेक्ट थे ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफओएच में आती उस वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट है एफओएच अप्लाइड टू प्रोडक्शन। कल आप लोगों को मैंने कहा था ना कि हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल कॉस्टिंग, और नॉर्मल कॉस्टिंग में मटेरियल एक्चुअल, लेबर एक्चुअल, लेकिन एफओएच अप्लाई किया जाता है यूजिंग रेट। अब ये उसकी एंट्री हो रही है, वर्क एफओएच अप्लाइड टू प्रोडक्शन। तो वर्क इन प्रोसेस आपका एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट और एफओएच। अच्छा, इसके लिए ना कंट्रोल भी लिखा जा सकता है
और कुछ कंपनीज एक नया अकाउंट ओपन कर दिया करती हैं अप्लाइड के नाम से। अच्छा, जो कंपनीज अप्लाइड अकाउंट ओपन करती हैं ना, बाद में उनको क्लोज भी करना पड़ता है। अब मसला है आप लोग क्या किया करोगे। आपका एग्जामिनर ना कई दफा पेपर में कह देता है कि प्रीपेयर एफओएच अप्लाइड अकाउंट, एफओएच कंट्रोल अकाउंट, तो इसका मतलब वो आपको इंडिकेशन क्या देना चाह रहा है कि आप अप्लाइड का अकाउंट ओपन करना, तो फिर आप लोगों को अप्लाइड के थ्रू एंट्री करना पड़ेगी वरना कंट्रोल के थ्रू। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस एसेट था ना, जितना खर्चा एसेट पे होगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट। पहले मैं आप लोगों को कहता रहा हूं यार एफओएच एक्सपेंस है डेबिट करो, अब मैं कह रहा हूं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। एक एक्सपेंस ने यानी एक फिगर ने या एक्सपेंस बुक होना है या एसेट बुक होना है, तो अब जब उसको एसेट बना रहे हैं तो फिर एक्सपेंसेस क्या हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए, तो उसको कम करने के लिए इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को उस दिन मैंने जो साइकिल कराया था ना, तो आपने कहा था एक छोटा सा रटा लगा लें कि जी एफओएच जब वर्क इन प्रोसेस में जाएगा एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच। लॉजिक उसकी नहीं मैंने बताई थी, आपने कहा था बाद में पढ़ लेंगे। ये उसकी लॉजिक थी कि पहले हर जगह मैं कहता रहा हूँ एफओएच एक्सपेंस है, एफओएच एक्सपेंस है, तो हम उसको एक्सपेंस के तौर पे डेबिट करते रहे। आज जब आपने मुझे कहा ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, तो फिर जब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, एसेट बुक करना है, तो फिर एक्सपेंसेस को कम करें, तो उसको कम करने के लिए एफओएच कंट्रोल क्रेडिट हुआ। अब मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गई, एफओएच भी लग गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वन बाय वन आपकी चीजें कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट एंट्री है गुड्स कंप्लीटेड। वर्क इन प्रोसेस एसेट था, लेकिन जब वो चीजें कंप्लीट हो गई तो क्या वो इन प्रोसेस रहा? कम करने के लिए क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब फिनिश्ड गुड्स इटसेल्फ एक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट। So finished goods debit and work in process credit. Next, recording of cost of sales. Recording of cost of sales. Cost of sales का क्या मतलब? जो चीजें आप लोगों ने सेल कर दी उनकी कॉस्ट। अच्छा, आप मुझे बताएं जब चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपेंस होता है या जब चीजें बेचते हैं? जब बेचते हैं। IAS 2 में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि इन्वेंट्री एक्सपेंस कब चार्ज होती है? जब वो बिक जाए या जब उसकी वैल्यू NRV तक रिड्यूस करनी पड़ जाए। ठीक है, तो अब जब चीजें बिकेंगी तो उसको एक्सपेंस बुक होना चाहिए। तो क्या वो फिनिश गुड आपका एसेट रहा? उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? तो फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, और ये जो कॉस्ट एक्सपेंस है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अच्छा, अब इधर आप लोगों ने याद रखना है, ये क्योंकि एंट्रीज हो रही हैं परपेचुअल के मुताबिक, और आपको याद होगा परपेचुअल में जब भी सेल की एंट्री करते हैं तो साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होती थी। इसी तरह जब कभी सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स करना पड़ती है। ये 3-4 दफा उसने पेपर में पॉइंट डाला है। वो कहता है कि 10,000 वाली चीज मैंने 12,000 में बेच दी। अब कई स्टूडेंट ना खाली एंट्री कराते हैं जी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 12,000, वो कॉस्ट ऑफ सेल के मार्क्स काट जाता है कि उसकी एंट्री क्यों नहीं डाली। तो इसलिए जब भी सेल की एंट्री होगी साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री लाजमी कीजिएगा, वरना मार्क्स काट जाएगा वो आपके। अच्छा, अब नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, कि जब सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो अगर तो कैश पे बेचा फिर तो कलेक्शन होगी, उधार बेचा तो वो रिसीवेबल बन गया होगा। तो बैंक या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट।
हाँ जी, वो तो मैं ऊपर एंट्री करा चुका हूँ ना, वरना आपने साथ ही किया करनी है। यानी वो आपको ट्रांजैक्शन इस तरह दिया करेगा, 10,000 वाली चीज़ 12,000 में बेच दी, आप ये एंट्री 12,000 से कर दें, साथ ही ये 10,000 से कर दें। नंबर 10, पेमेंट टू अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, वो आप लोगों ने जब मटेरियल खरीदा था अकाउंट पेएबल लायबिलिटी बनाई थी। आज जब आप उसको पैसे दे आएंगे लायबिलिटी कम होगी, तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट और पेमेंट करने की वजह से बैंक क्रेडिट। रिकवरी फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर आपके इधर डेटर बने थे तो बाद में पैसे भी तो देंगे ना, तो अगर पैसे देंगे तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। Recording of depreciation on factory assets. अच्छा, वैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पड़ी हुई आप लोगों ने? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता तो आप डेबिट कर देते थे। ठीक है, यहां पे हमने कहा फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो आपका एफओएच होता है, और एफओएच एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? तो एंट्री बन जाती है एफओएच कंट्रोल डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पेमेंट ऑफ अदर एफओएच। ठीक है, कि जो अदर एफओएच हैं उनकी जब आप पेमेंट करोगे, अदर एफओएच से मतलब देखें फैक्ट्री का रेंट भी तो देना हो सकता है ना, बिजली का बिल आ गया तो वो भी जमा कराना पड़ेगा। तो आपको पता है फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं किसका पार्ट बन जाते हैं? एफओएच का। एफओएच आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। इसका मतलब जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो एफओएच कंट्रोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अगर आप लोगों ने इधर अप्लाइड अकाउंट ओपन नहीं किया तो क्लोज करने की जरूरत कोई नहीं, लेकिन वो कंपनीज जो ये अकाउंट ओपन करेंगी फिर उनको उसकी क्लोजिंग की एंट्री भी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एंट्री है नंबर 14, closing of FOH applied account against FOH control account। ठीक है, आप लोगों ने कहा जिन लोगों ने ये अप्लाइड अकाउंट ओपन किया होगा अब वो इसको क्लोज करेंगे, तो आपने तो क्रेडिट किया हुआ था, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एफओएच अप्लाइड डेबिट किस में क्लोज करना था?
FOH कंट्रोल, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अप्लाइड डेबिट हो गया, इधर क्या हुआ था, बाकी एंट्री क्या बची, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कंट्रोल, वैसे भी तो यही एंट्री बन रही थी ना। तो इसलिए आपका ने कहा था कि एंड रिजल्ट वही आ जाना है, जो अकाउंट ओपन करेगा वो बाद में क्लोज भी करेगा, जिसने ओपन नहीं किया तो उसकी डायरेक्ट एंट्री ही वर्क इन प्रोसेस टू कंट्रोल बन जाती है। तो ये कंपनी की ना इंटरनल पॉलिसी पे होता है कि अप्लाइड अकाउंट ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, पेपर में आप लोगों के एक दफा क्वेश्चन आया, एग्जामिनर ने बता दिया हुआ था अप्लाइड अकाउंट बनाता है। अब जब रेट से आप एफओएच अप्लाई कर रहे थे और कल को एक्चुअल एफओएच भी आ गए, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या निकलता है, अंडर या ओवर अप्लाइड निकलता है। एग्जामिनर ने कहा था जरा अंडर या ओवर अप्लाइड की एंट्री तो करो, तो कई स्टूडेंट के उसने मार्क्स काटे कि जी उन्होंने अंडर या ओवर अप्लाइड की एंट्री तो डाल दी है, उससे पहले ये अकाउंट क्लोज करने की एंट्री नहीं डालनी थी। ठीक है, तो जब अप्लाइड अकाउंट ओपन हुआ होगा तो पहले क्लोज होगा, फिर ही अंडर या ओवर अप्लाइड निकलना है, डायरेक्ट अंडर या ओवर अप्लाइड नहीं निकलता होता। तो इसलिए अगर कभी अप्लाइड अकाउंट ओपन हुआ और एग्जामिनर के ना अंडर या ओवर अप्लाइड की एंट्री करो, तो पहले ये क्लोजिंग एंट्री डालनी, फिर वो वाली एंट्री डालनी, वरना वो इसके मार्क्स काट जाएगा आपके। ठीक है, तो अब आखिरी एंट्री अज्यूम करता हूं अंडर अप्लाइड आ गया, अंडर अप्लाइड FOH closed against cost of sales। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं अंडर अप्लाइड आया और आप इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर रहे हैं। कल क्या पढ़ा था, अंडर अप्लाइड आए तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो एक्सपेंस है, तो इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर ओवर अप्लाइड होता तो रिवर्स एंट्री कर देते। तो ये 15 एंट्रीज हैं जो आपके लेवल पे रिलेटेड बन जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं में से कोई एंट्री पूछ रहा होता है। तो वो अगर आप लोग ये एंट्रीज याद कर लेते हैं तो फिर इजीली हम लोग इंशाल्लाह वो क्वेश्चन मैनेज कर जाएंगे। तो आज आप लोगों ने ना ये एंट्रीज वगैरह याद कर लेनी। कल एक तो मैं इसका पहले क्वेश्चन कराऊंगा, अगर टाइम मिला तो कल फैक्टरियल जर्नल लेजर को डिस्कस करूंगा, वरना उसकी थोड़ी सी आउटलाइन डिस्कस करूंगा। तो बेसिक एंट्रीज याद अगर आप कर लेते हैं तो फिर फैक्टरी लेजर जर्नल लेजर में इशू नहीं आएगा, वो इजीली मैनेज होगा। एंट्री नंबर 6 आप लोगों को मैंने कहा था कि FOH एक्सपेंस होता है, तो आप लोग एक्सपेंस के FOH डेबिट करते आ रहे थे। अब मैंने आपको कहा कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना दो, तो जब प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है तो वो तो वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। वर्क इन प्रोसेस आपका एसेट था, इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया। अब मसला है, पहले मैं कहता रहा हूं वो FOH एक्सपेंस है, अब मैं वो कहता हूं नहीं वो एसेट है। तो अगर उसको एसेट बनाना है तो फिर एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ेगा, तो फिर एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो FOH कंट्रोल क्रेडिट होना चाहिए। अब आपका ने कहा था कुछ कंपनी टेम्परेरीली अकाउंट ओपन कर लेती है अप्लाइड के नाम से, वो एंट्री करती है FOH अप्लाइड क्रेडिट। तो आपका ने कहा था जो कोई अप्लाइड अकाउंट ओपन करेगा वो फिर बाद में उसकी क्लोजिंग एंट्री भी डाला करेगा, ये इसकी लॉजिक थी। तो कल इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप ट्राई कीजिएगा एंट्रीज आपको ये याद हो जाए। सर जब मटेरियल इशू करेंगे फैक्ट्री में वो पेमेंट ऑफ FOH आएगा या नहीं, आप कह रहे हो मटेरियल इशू की है,